आपके जीवन में कभी-कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको देखकर लगता है कि अब क्या करें? उसमें सबसे अहम बात है जॉइंट की। जॉइंट का पेन हो, जॉइंट के रिप्लेसमेंट की बात हो या ऑर्थोपेडिक से जुड़ी हुई कोई बीमारियाँ हो। ऑर्थोपेडिक से सीधा-सीधा ट्रॉमा से रिलेटेड हो जाती है कि कभी आपकी हड्डी टूट जाए, कभी कंधा मोच जाए, तो आप अचानक ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम करें क्या? तो ऐसे में हमें एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है, सलाह के बाद उपचार की ज़रूरत होती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो है स्पेशलिटी है उन्हें और ऑर्थोपेडिक के वो सर्जन हैं। डॉक्टर जितेंद्र लोधी जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर यही जानेंगे कि आपकी जो ये डिग्री है, ये कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने ऑल इंडिया पीएमटी क्रॉस किया था 2006 में। उसमें मेरी ऑल इंडिया में 57 रैंक थी। तो मुझे दिल्ली का यूसीएमएस कॉलेज मिला था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड जीटीबी हॉस्पिटल। उसके बाद एमबीबीएस कंप्लीट की। 2012 में मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन लिया। वो वहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से ही किया है मैंने, जो लोकनायक हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है। और अब हम आपसे जानेंगे कि ये जो पढ़ाई है, ये डॉक्टर बनने का तो एक ठीक है, विज़न सबका होता है, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स में ही जाना, ये क्यों? जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की दुनिया फास्ट हो रही है, चाहे वो मोबाइल की दुनिया हो, चाहे वो ट्रैवलिंग की दुनिया हो, चाहे वो लोगों के फिट रहने की दुनिया हो या लोगों को जीवन शैली सुधारने की दुनिया हो। चूँकि हर चीज़ इतनी फास्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों को अलग-अलग पैशन नाम का एक वर्ड है, जो लोगों के जीवन में आ चुका है। लोग फ़िटनेस के लिए फ्रीक हैं, लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो ये सब कुछ लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। अपना आपने देखा है रिसेंटली, जो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, हर कोई एक छोटे से छोटे से गाँव से अपने देश में भी इतने जागरूक हो गए हैं कि छोटे से स्पोर्ट्स का जुनून है। हाँ, एक स्पोर्ट्स का जुनून है। तो उसमें होता है कि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इंजरी भी उस हिसाब से बढ़ती हैं। हमने देखा हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो जब हम लोग एमबीबीएस के टाइम पे देखते थे, तो लगता था कि जब ये गाँव के लेवल पे मेहनत कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अगर इनको कभी चोट लगती है, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है, एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर ये बीच में चोटिल हो जाता है, तो हम इसको सँभालें और वहाँ तक उस स्पोर्ट्स के उस लेवल तक ले जाएँ। तो इस हिसाब से मैंने ऑर्थोपेडिक्स में मुझे स्पेशली इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था कि हम किसी को दर्द के साथ नहीं जीने देंगे, है ना? अगर किसी भी अंग में उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करके वापस उसके पैशन को फ़ॉलो करने में मदद करें। तो घर पे कोई ऐसा है फैमिली बैकग्राउंड है क्या कि डॉक्टर घर पे हों, तो उनसे इंस्पायर हुए हों आप? या फिर कहीं दोस्तों के बीच या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि डॉक्टर ही बनना है और इसी का बनना है ऑर्थोपेडिक का? अ, अब ये थोड़ा-सा ऐसा क्वेश्चन है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही गाँव से है। मैं पन्ना ज़िले का रहने वाला हूँ। पापा जी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी थे। बाकी बहुत ही उस समय तो लोग इतना ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे वहाँ पे। मैं शायद अपने क्षेत्र से पहला आदमी था जिसने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक ली। तो उस समय जो करियर के लिए गाइडेंस था ना, वो नहीं होता था। तो हमें सिर्फ़ 2 चीज़ पता थी कि या तो मैथ लो या बायोलॉजी लो। और आर्ट और एग्रीकल्चर को हम लोग थोड़ा-सा उस नज़रों से देखते थे, जबकि उनका भी इतना ज़्यादा महत्व है, अब पता लग रहा है जब हम लोग जागरूक हुए हैं। तो ऐसा था कि मैथ्स हमें इतना उस समय इतना ज्ञान नहीं होता था, गाइडेंस नहीं होता था कि मैथ्स में ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है और बायोलॉजी तो आपको कहीं न कहीं किसी कोने से जाओगे, अल्टीमेटली आप मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहोगे बायोलॉजी में। लेकिन उस समय ऐसा था कि अच्छा मैथ ले लेंगे तो क्या करेंगे? मैथ लेंगे तो या तो इंजीनियर बन गए तो बन गए, नहीं तो टीचर ही बन पाएँगे। बायोलॉजी लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। तो बायोलॉजी लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अगर नौकरी नहीं भी मिली तो क्लिनिक खोल के पेट तो पाल लेंगे। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, जो गाँव के लोगों का विज़न रहता है, तो हमारी दुनिया यहीं तक सीमित थी। तो वहाँ से एक ये स्पेस एक विज़न मिला था कि यार डॉक्टर ही बनना है। उससे रास्ता मिला और फिर जुनून में हाँ, फिर कन्वर्ट जुनून में कन्वर्ट हो गया वो। फिर जब हम अच्छी सी रैंक आई, मेहनत की, दिल्ली गए, तो फिर वहाँ तो हमें पूरा गाइडेंस मिला। फिर पता लगा इतनी ब्रांचेस होती हैं और फिर दूसरी फ़ील्ड्स की ब्रांचेस का भी पता लगा धीरे-धीरे कि हाँ। अच्छा, बच्चों के जॉइंट में और बड़ों के जॉइंट में यदि कहीं चोट हो जाए या मोच हो जाए तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है क्या कि बड़ों को अलग से ट्रीट किया जाए, बच्चों को अलग ट्रीट किया जाए, ऐसा होता है क्या? जहाँ तक मोच का संबंध है तो चोट का भी उसमें इंक्लूड करें तो। हाँ, मैं दोनों बताता हूँ आपको। चूँकि बच्चों की हड्डियाँ बढ़ती होती हैं, बच्चों का मांस भी बढ़ता होता है, तो बच्चों में जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, जो चोट के अपने आप को घाव भरने की जो
क्षमता होती है शरीर की, वो बड़ों से ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी ग्रोथ चल रही है। तो बच्चों में ज़्यादातर चोट हो जाती है, हम प्लास्टर से या उस चोटिल हिस्से को इमोबिलाइज़ करके, चाहे प्लास्टर हो, चाहे बने बनाए पट्टे आते हैं, उनको बाँध के किया जा सकता है। बड़ों में ज़्यादातर अगर ये लिगामेंट्स वगैरह टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक तो हीलिंग कैपेसिटी, हीलिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, प्लस अपनी मांसपेशियों का बल्क बढ़ जाता है, अपनी मांसपेशियों में ताकत ज़्यादा होती है। तो वो जो टुकड़े होते हैं हड्डी को, वो अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो हड्डी एंड टू एंड बैठी नहीं रहती है। तो अगर फ्रैक्चर की बात है तो बड़ों में ज़्यादातर सर्जरी करनी पड़ती है, बच्चों में ज़्यादातर कंजर्वेटिव हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कैसे। अच्छा, बच्चों में यदि ट्रोमा की कोई शिकायत हो जाए, हड्डी टूट जाए, कहीं अब खेलते कूदते कुछ भी हो सकता है, तो जो क्या सलाह देंगे आप गार्जियन को कि प्राथमिक शुरू उपचार वहीं से गांव से ही शुरू हो जाता है? आप तो गांव के रहने वाले हैं कि गांव में कुछ ना कुछ उन्होंने उपचार कराना शुरू कर दिया, तो क्या सलाह देंगे कि कराएं कि ना कराएं? देखिए, सबसे पहले तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके आस-पास नियरेस्ट कोई एक्सपर्ट जिसने एक्चुअल में डिग्री लेके कहीं से एक्सपर्ट है तो उसको दिखाएं। अगर वो नहीं है तो आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल पे चीज़ें अवेलेबल है, जिसमें आप प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, वो हर कोई सीख सकता है। और आपके गांव में जो भी बीएमएस बीएचएमएस या जो भी डॉक्टर है जिसने अपने अनुभव से कहीं जॉब करके भी सीखा है, वो भी सीख सकता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ पे लेना है। जो नहीं कराना है वो ये कराना है कि जो लोग वहीं ट्रीटमेंट लेके, ज़्यादातर होता है कि हड्डी खिसक गई है, नस खिसक गई है, ये मालिश करवा ली और 20-25 दिन या 1 महीने वहीं रुक गए, वो नहीं करना है। आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ लेना है और अगले ही जितने, चाहे नेक्स्ट डे हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हो या उसी दिन 2 घंटे बाद हो, 1 घंटे बाद हो, आपको एक्सपर्ट के पास ज़रूर पहुँचना है। बच्चों के साथ रिस्क नहीं। बच्चों के साथ ना बड़ों के साथ, हाँ ना, किसी के साथ रिस्क नहीं। ट्रीटमेंट में ना हड्डी के साथ, ना मेडिसिन के साथ, ना सर्जरी के साथ, ना पीडियाट्रिक के साथ, ना नाक कोई कान गला कोई के साथ, नहीं, मेडिकल फील्ड में कोई रिस्क नहीं। क्योंकि गांव में तो वो नुस्खे होते हैं और उसके बाद चोट पर मोच मोच के उपाय होने लगते हैं। नुस्खे अच्छे होते थे एक समय, उस समय अच्छे होते थे जब एक्चुअल में उसको जानने वाले लोग होते थे, है ना? जैसे बहुत सारी विद्याएं हमारे यहाँ खो गई हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं जो दादी के नुस्खे थे वो भी अब कमज़ोर पड़ गए हैं। अब वो बात नहीं रही क्योंकि अब चीज़ें शायद अवेलेबल हो गई, मिक्सअप हो गया है कल्चर अब ना। तो अब शायद मॉडर्न मेडिसिन आ गई है, तो मॉडर्न मेडिसिन का ही लोगों को, क्योंकि एविडेंस जैसे मेडिसिन है। जैसे एमडी डॉक्टर जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि रूटीन चेकअप कराएं आप 6 महीने बाद, साल भर में ऐसे चेकअप कराते रहें। तो क्या आप भी सलाह देंगे कि ये जो बोन का चेकअप होता है ये भी उम्र के साथ होना चाहिए, या किस उम्र में होना चाहिए, बड़ों में किस उम्र में और बच्चों में किस उम्र में? बिल्कुल, रूटीन चेकअप तो बिल्कुल होना चाहिए। 30 साल के बाद जनरली जो बोन डेंसिटी होती है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 40 प्लस में जब फीमेल्स जाती हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर 45-50 के बीच में मेनोपॉज आता है, तो उस समय उनमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे उनकी जो बोन की डेंसिटी होती है ना, सिंपल भाषा में कहें तो जो बोन बोन से कैल्शियम जाना होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो उनकी बोन बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। इसमें होता है कि कुर्सी से या बाइक पे बैठते समय भी गिर गईं, या कई बार सीढ़ी से पैर फिसल के बिल्कुल स्टैंडिंग हाइट जिसको बोलते हैं अपन ना, कि खड़े थे उतनी हाइट से गिर गई, तो हड्डी का पिचकना, जिसमें जिसमें नहीं स्पाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, वर्टिबल की हड्डी का पिचकना बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ज़्यादातर जो 55 प्लस 60 प्लस हैं उनमें रात में बाथरूम जाते हैं और वहाँ गिर जाते हैं, तो उतने में ही उनकी हड्डी टूट जाती है। तो ये बिल्कुल सलाह ज़रूर रहेगी कि अगर आप 50 प्लस हैं तो आपको रूटीन बोन मैरो जो बीएमडी बोलते हैं जिसको अपन, बोन मास डेंसिटी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, डेक्सा स्कैन जरूर कराना चाहिए ताकि। खाने पीने के भी सलाह देंगे, क्या ये चीज़ें खाएं तो थोड़ा हड्डियों में थोड़ा मजबूती मिलेगी एक उम्र के पड़ाव के साथ, जैसा आपने बताया? क्योंकि अमूमन होता क्या है कि लोगों को पेन होता तो आयोडेक्स हो जाती, उनकी एक एक फिक्स्ड उनका सिस्टम है। और दूसरा, जो कमज़ोर हड्डियां होती तो वो एक उम्र, जैसे आपने कहा 40 के बाद जो है डेंसिटी घटती है, तो घुटनों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कंधों में, ये उसकी परिणति है क्या, उसके रिजल्ट हैं क्या? हाँ, उसके रिजल्ट हैं। जो 55 प्लस में या 50 प्लस में जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसी की वजह से जनरलाइज बॉडी क्या पेन। करें फिर ऐसे में? प्राथमिक घर पे क्या करें जिससे वो थोड़ा सा उनको राहत मिले? बाकी तो लास्ट ऑप्शन तो डॉक्टर है ही। घर पे करना ये है कि सबसे पहले आजकल जो सबका धूप में निकलना कम होता जा रहा है, उसको अपन को पर्टिकुलर धूप में निकलना है। अगर 10 से 2 बजे तक अपन धूप में निकलते हैं, जिसमें वो वाली अल्ट्रावायलेट की किरणों की मात्रा ज़्यादा होती है सनलाइट में, जो चमड़ियाँ विटामिन डी बनाती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। प्लस जो कैल्शियम रिच खाना होता है, हम चने की सब्जी खाते थे, हम पालक खाते थे,
है ना, ये जो मिल्क है अपना, जो घर पे गाय है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो भाई आप डेयरी से लो, लेकिन जो मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर लेना है। तो कैल्शियम रिच डाइट लेना है, आप मूंगफली लो, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते वो ड्राई फ्रूट्स खाएं, बादाम खाएं, है ना, ये करना है। करना जरूर है क्योंकि एक जरूर उम्र है। एक हल्का फुल्का, गांव के लोग तो व्यायाम करते हैं क्योंकि रूटीनली सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, उनका व्यायाम वैसे ही हो जाता है। जो गांव के नहीं है, शहर के हैं, तो उनको एक व्यायाम को जरूर अपनी दिनचर्या में ऐड करना है ताकि हड्डियों की एक्टिविटी बनी रहे। जितना हड्डी पे वजन पड़ता रहता है, हड्डी अपने आप को उतना मजबूत करती रहती है। जो नहीं करना है वो है कि स्मोकिंग से दूर रहना है, अल्कोहल से भी दूर रहना है, जो कि प्राइमरी कारण है बोन डेंसिटी को वीक करने के लिए। अल्कोहल और ये स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक और भ्रांति है डॉक्टर साहब कि जैसे किसी का कंधा टूटा या कूल्हा टूटा जैसे आपने बताया, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने में लोगों को थोड़ा डर रहता है कि अब हम ये कराएंगे तो ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में हमें दिक्कत होने लगे। तो इसमें क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं लोगों को? देखिए, अगर सिर्फ हिप और नी की मैं बात करूं तो शायद हिप रिप्लेसमेंट, शायद सुनने वाले दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुरा ना माने, शायद हिप रिप्लेसमेंट दुनिया की अब तक की सबसे बेस्ट सर्जरी है, जिसमें आप 17 साल के लड़के का, 20 साल के लड़के का, 25 साल के लड़के का अगर अच्छी कंपनी का हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो 20 to 25 ईयर्स तक उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 20 to 30 40 ईयर्स या 50 ईयर्स ही मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है कि हिप रिप्लेसमेंट मैं कराऊंगा या नी रिप्लेसमेंट कराऊंगी तो मेरे को तकलीफ़ बढ़ जाएगी, और वो तो किसी बड़े आदमी का फेल हो गया था, हमने देखा पड़ोसी में। देखो, ये मेडिकल फील्ड है, इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़े बहुत होते हैं। अगर आप 10,000 मरीजों की लिस्ट देखेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो लिस्टेड रहते हैं वो तो मिलने की संभावना रहती है। डॉक्टर अपना बेस्ट एफर्ट करता है, बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उससे नहीं डरना है। अगर ये लाइफ स्टाइल चेंजिंग सर्जरीज होती हैं, आपकी लाइफ को अच्छा बनाती हैं, तो ये सर्जरी आपको करानी है। बाकी के जॉइंट ऐसे के जो रिप्लेस कराएं या किसी को कोई दिक्कत हो जैसे नी रिप्लेसमेंट है या किसी के कंधे का ज़्यादा डैमेज हो गया है तो फिर वो क्या करें? वो उनको क्या सलाह देंगे आपके? वो हॉस्पिटल में चेंज कराएं या फिर कुछ और? अगर सबकी स्टेजेस बनी हुई हैं आजकल, मेडिकल फील्ड में हर चीज़ की क्राइटेरिया डिफाइंड है। नी का अगर हिप आर्थराइटिस स्टेज 4 में पहुंच गया है तो आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। बहुत अच्छा जीवन जाता है। जो लोग दर्द की वजह से चल नहीं पाते, वेट भी बढ़ जाता है तो और दर्द होता है, और दर्द होता है तो और नहीं चलते हैं, और नहीं चलते तो और वेट बढ़ता है। तो जो विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, अगर इसको अपन को ब्रेक करना है तो आपको सर्जरी ज़रूर करना चाहिए। दर्द रहे, जीवन रहे। सर्जरी के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं कि ठीक हैं, अगर मैनेज करें तो सही रहता सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं, सर्जरी अच्छे के लिए की है? जाती है। भ्रांति है। हाँ, और मरीज़ की लाइफ अच्छी ही होती है। अब किसी को 100 दर्द है और अगर हमने 99 कम कर दिया और कोई 1% दर्द अगर रह गया, तो थोड़ी-सी मरीज़ को अगर हम सही तरीके से समझाएँ कि जो 1% दर्द है ये बहुत सारे अंग हैं, घुटने के आसपास इतनी चमड़ी है, लिगामेंट हैं, इन सब से भी कई बार दर्द जाता है। तो 1 आध % दर्द वो भी किसी-किसी मरीज़ में रह जाता है। उसको जनरली लोग ये भ्रांति पाल लेते हैं कि नहीं, नहीं इनको तो अभी भी दर्द रह गया है, ये तो पहले 17 साल की उम्र जैसे क्यों नहीं हुई है, तो वो नहीं है। अगर आपको 100 दर्द था तो 100% ठीक होता है। अगर 99% भी ठीक हुआ तो सर्जरी 100% सक्सेसफुल होती है। तो महिलाओं को ज़्यादातर एंकल में प्रॉब्लम होती है, एड़ियों में बहुत दर्द होता है एक उम्र के बाद, और वो चलने फिरने उनको सुबह से लगता है कि जैसे पैर उनके स्वेलिंग हो उनकी और चलने में उन्हें दिक्कत हो, सुन्न हो जाते हैं। तो ये बोन से रिलेटेड केस होते हैं या फिर और कुछ हो सकता है? देखो, अगर सुन्नपन तो स्पाइन से रिलेटेड होता है, जो डिस्क की समस्या बोलते हैं, सियाटिका जिसको बोलते हैं। तो अगर सुन्न पड़ रहे हैं, खड़े होने के बाद 5 मिनट में सुन्न पड़ जाते हैं, तो वो तो कमर से रिलेटेड है। दर्द होता है? लेकिन जो बिस्तर से उठते ही पहला कदम रखते ही जो मरीज बोलते हैं कि बहुत दर्द होता है, फिर 10-15 मिनट चलने के बाद हल्का फुल्का आराम आ जाता है, ये प्लांटर फेसाइटिस होता है। इसमें एड़ी की जो गद्दी होती है उसमें एक परत होती है अपने नीचे पंजे में, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और किसी किसी की नीचे के अपन कैल्किनियल स्पर बोलते हैं, वो क्या हड्डी। करें ऐसे ऐसा जिनको होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट हर चीज़ के लिए पहले फिजियोथेरेपी, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर के बताए अनुसार मुलायम चप्पल पहननी है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट बात होता है, ठंडे और गर्म पानी से एक साथ सेकाई करनी होती है। 1 मिनट ठंडे में, 2 मिनट गर्म में, 2 मिनट ठंडे में, 1 मिनट गर्म में, ऐसे सेकाई करनी होती है। और कुछ प्लांटर फेसिया की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। ये करके हम 20 दिन 25 दिन देखते हैं, आराम नहीं मिलता तो कुछ फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक्स इन्फ्रारेड थेरेपी से सेकाई करते हैं। अपन जो गर्म पानी से सेकाई करते हैं वो जनरली बोन तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जो किरणें सेकाई करती है, रेज जो अल्ट्रासोनिक की होती हैं और इन्फ्रारेड की होती है, वो डीप बोन तक सेकाई करती हैं, तो उसको रिकमेंड करते हैं।
अगर उसके बाद ही मरीज को लगता है कि इतने दिन में आराम नहीं मिला, तो कुछ कुछ इंजेक्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। पीआरपी लगाते हैं हम लोग, मरीज का ये ब्लड लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, पीआरपी लगा देते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते क्योंकि पेशेंट का खुद का ही ब्लड लगा है उसमें, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। कुछ कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में देख के हम लगा सकते हैं। ऐसे मरीज डॉक्टर को प्रेफर करें तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ही सलाह लें या फिर उसका ही इलाज? हाँ, आजकल तो एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट भी हो गए हैं। मतलब अगर कोई जा रहा है तो भाई अब तो बच्चों के भी स्पेशलिस्ट हैं अलग से। मतलब आज पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी अवेलेबल हैं जो सिर्फ 12 साल से कम के बच्चों की हड्डी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो 13-14 साल का कोई पहुंचेगा बच्चा तो एडल्ट के अलग डॉक्टर्स हैं। बच्चों को भी सलाह देंगे क्या पेरेंट्स को कि ये खिलाएं बचपन से, तो शायद उनकी बोन थोड़े से मजबूत हों, क्योंकि खेलने कूदने और आजकल तो बड़े सिक्योर जोन में रहते बच्चे। हाँ, बच्चों को तो मुझे लगता है आजकल बैलेंस डाइट की एजुकेशन देना ही बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में इतने अच्छे प्यारे प्यारे एड्स आते हैं कि चिप्स खा लो, फिर ये खा लो, वो खा लो। मतलब मैं पर्टिकुलर चिप्स नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जंक फूड जिसको हम कॉमन कॉमन ग्रुप होता है जंक फूड बोलते हैं, वो इतने प्यारे प्यारे वो अट्रैक्टिव होते हैं कि और वो टेस्टी भी बच्चे खाते भी हैं? बच्चे को वो टेस्टी भी लगते हैं। तरह तरह की चॉकलेट्स अवेलेबल इनसे हैं। दूर रखें? तो इनसे दूर रखें, मतलब लिमिट में करें, बिना दूर तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना एजुकेट करना ज़रूरी है। आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो और जाएंगे जिस क्या चीज़ खिलाएं बच्चों को, ऐसा क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? नॉर्मल खाना खिलाना है आपको। मॉर्निंग में आप जो भी ब्रेकफास्ट में अपने लिए बना रहे हैं हेल्दी, वो बच्चों को खिलाएं। बच्चों के उसमें मिल्क ज़रूर ऐड करें। आजकल बच्चे मिल्क नहीं पीते, मैंने देखा कॉमनली देखने मिलता है, कोई दूध पी रहा तो उसकी मलाई खा अवॉइड रहे कर हैं। दे? हाँ, दूध अवॉइड कर रहे हैं, मलाई नहीं खा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि शुरू से इन सब चीज़ों की आदत बनानी घर में कौन कौन है डॉक्टर साहब? चाहिए। मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाभी हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, मेरी शादी हो गई। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मैडम कहती हो कि कहाँ जी डॉक्टरी पेशे में आके 24 घंटे काम ही करोगे, घर पे नहीं रहोगे? नहीं नहीं, वो डॉक्टर से ही शादी इसलिए डॉक्टर अच्छा करते हैं। हाँ, तो वो मैडम ये बोलते हैं कि वो 26 घंटे क्यों नहीं है, तुम 2 घंटे और बाहर ही रहोगे। वो भी डॉक्टर? हाँ। तो मतलब इसीलिए की है डॉक्टर से शादी कि कम से कम ज़्यादा स्ट्रेस ना हो? नहीं, डॉक्टर से शादी इसलिए नहीं की है, ये तो खैर मैंने मजाक में बोला था, आपने ही मजाक में पूछा था। एक्चुअल में डॉक्टर की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। आप मतलब आपको दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो बोलेगा नहीं मुझे तो 9 बजे से काम करके 4 बजे घर पहुँचना ठीक है। बात। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के फेज में वो 24-24 घंटे, हम लोग 48-48 घंटे बाहर नहीं निकल पाते। डेडिकेटेड जॉब होता डेडिकेटेड काम रहता है, मरीज को छोड़ नहीं सकते। और अपने है। देश कैसे में छोड़ सकते पेशेंट को? हाँ, पेशेंट की उम्मीदें आपसे बनी हुई बहुत उम्मीद है। नहीं, नॉन क्रिटिकल क्रिटिकल मरीज को तो छोड़ ही नहीं सकते। जो नॉन क्रिटिकल है, जिसकी एक जांच भी लानी लैब से, तो हम भी ला के दे देते, ले भाई रिश्तेदार तुम्हारा परेशान ना हो, क्योंकि उसे नहीं शहर गांव से शहर आया, उसे नहीं पता कि कहाँ से रास्ते से लैब तक पहुँचना है। तो इस लेवल तक का काम करना पड़ता है, तो डॉक्टर इतना ज़्यादा काम में व्यस्त हो जाता है, उसका काम में ही मन लगता है फिर, है ना। तो डॉक्टर एक ऐसी वो है जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं रहता हमारा। लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ डॉक्टरी का पेशा चैलेंजिंग तो होता हाँ, है। चैलेंजिंग होता है, वो सारे डॉक्टर्स निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर परिवार तो परिवार का, अभी किसी के भी देखो आप विद फैमिली के साथ फोटोज़ मिलेंगे, घूमते भी हैं, प्रॉपर ब्रेक भी लेते हैं। बट ये है कि हाँ, हर पल कुछ नया और मरीज के लिए और समाज के लिए अच्छा करने की डॉक्टर में हमेशा लगन रहती है। कोई भी डॉक्टर हमेशा आपको नया करता हुआ ही दिखेगा, और उसको लगेगा मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और सीख लूँ, 2-4 मरीज को और ठीक कर लूँ, और इसी के साथ उसका दिन पे दिन जीवन निकलता जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे आप आखिर में कि भाई आप चूंकि एक्सपर्ट हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, तो कुछ ऐसी सलाह जो उनके हमेशा काम आए? पहले तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनके नाते अस्पतालों में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा देखा हुआ है, तो पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा मतलब जो कॉमनली जो अपने ट्रैफिक पुलिस भैया लोग इतनी मेहनत करते हैं कि आप हेलमेट पहनो, आप सीट बेल्ट लगाओ, तो इसको फॉलो ज़रूर करना है आपको, ताकि अगर आप कभी बदकिस्मती से आपकी इंजरी होती भी है तो एटलीस्ट वाइटल स्ट्रक्चर्स, ब्रेन जैसी चीज़ जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, उसको एटलीस्ट चोट ना लगे। बाकी तो ठीक है, रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, सर्जरीज अवेलेबल हैं। तो पहले तो प्रिवेंशन करना है, जो अपनी एक स्पीड जो लिमिट लिखी हुई है, 60 लिखी हुई है, 80 लिखी हुई है, उसी लिमिट में चलाना है। 2 लोग से ज़्यादा नहीं बैठना है। तो पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो प्रॉपर आपका ट्रेनर के बिना आपको स्पोर्ट्स नहीं करना है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। अगर बोलता है इतने मिनट वार्म अप करना है, तो उस मसल को, उस जॉइंट को इतने मिनट वार्म अप में देना है, ताकि इंजरी से बचा जा सके। जिम में भी बिना ट्रेनर के? जिम भी बिना ट्रेनर के जिम नहीं करना है। आप भले उसको 3 महीने के लो, एक बार आप सारी मसल्स का नॉलेज गेन कर लो, वेट लिफ्टिंग कैसे करनी है, कौन सी मसल्स को कैसे बैलेंस करना है, उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें याद रखना है। और ये तो हो गया प्रिवेंशन के लिए, और अगर कभी कुछ हो जाता है तो तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना है, और उसके बाद लापरवाही नहीं करना, सीधा नहीं करनी है, अच्छी डाइट लेनी, हेल्दी जीवन जीना है। और वही अपना देश अभी मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन अपनी कंट्री में है, तो यंग पॉपुलेशन को ये सीखना चाहिए, तभी तो हम सुपर पावर बनेंगे, जिसकी राह पे चल ही रहे हैं अपन लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए ये थे डॉक्टर जीतेंद्र लोधी जी। कई उन्होंने हमारे सवालों के जरिए आपको सलाह भी दे दी। अब वो सलाह पर आप अमल करते या नहीं करते वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर अमल कीजिए कि जैसा उन्होंने कहा कि जो प्रिवेंशन है वो जरूर, गाड़ी चलाते समय, जिम जाते समय या फिर स्पोर्ट में जाते समय बच्चों की कैसे केयर करना है वो भी उन्होंने बताया। क्योंकि एक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वो हड्डियों का रोल होता है, और यदि हड्डी आपकी इधर उधर हो गई तो समझिए कि पूरा जीवन इधर उधर हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर जीतेंद्र लोधी, और हमने उनसे काफ़ी सवाल किए और उन्होंने जवाब भी दिए। तो आज हमने आपकी एक एक्सपर्ट से मुलाकात करवा, अगली बार फिर एक डॉक्टर से मुलाकात करवाएंगे और उनसे सलाह लेंगे जो आपके काम आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन रवि यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNN न्यूज।